गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है हेलो? बढ़िया सर। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक सर। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग कौन से सेक्शन तक पढ़ चुके हैं भाई? सर सेक्शन 14 हो चुके हैं। सेक्शन 14 हो चुके हैं और अगला जो पार्ट है इस अध्याय का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये बात कर रहा है एडमिशन्स के विषय में। एडमिशन क्या है? अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें कि व्हाट इज एडमिशन, तो क्या बताएंगे आप? एडमिशन किसे कहते हैं? जी कल्पना बोलिए, क्या होता है एडमिशन? नहीं सर। हाँ जी, एनू आप बताइए। सर एडमिशन ये है किसी भी कोई भी फैक्ट है जिसकी हमने ओरली या फिर डॉक्यूमेंट्री या किसी भी अन्य सोर्सेज से हमने उस चीज को मतलब हम उसको एक्सेप्ट किया है या मतलब उसका हमने कोई भी मतलब एक फैक्ट है या कोई जैसे हम किसी बात को स्वीकार करना, ठीक है? वो तो सर कन्फेशन से तो वही हुआ। क्या? कन्फेशन। कन्फेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप स्वीकृति पढ़ें। कन्फेशन तो एक विशेष प्रकार की स्वीकृति है। बेसिकली कोई कथन है। देखिए, धारा 15 जो हमारी इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रही है, धारा 15 बोल रही है कि एन एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट। तो यानी कि बेसिकली हर एक एडमिशन एक स्टेटमेंट, एक कथन है। ये आप नोट कर लीजिए, बेसिकली उसका कथन होना ज़रूरी है, ठीक है? ओरल और डॉक्यूमेंट्री, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो दस्तावेजी हो, ठीक है? और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? विच सजेस्ट एनी इनफेरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। धारा 15 ने स्वीकृति के विषय में ये बताया है कि स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेसिक रूप से मूलतः कोई भी स्वीकृति सर्वप्रथम में तय कथन होती है, ठीक है? फिर वो कथन मौखिक भी हो सकता है, वो कथन दस्तावेजी भी हो सकता है, और वो कथन कैसा? इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकता है। और फिर क्या शर्त है अगली, कि वो जो कथन है वो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता हो। भाई तभी तो वो एडमिशन के तौर पे माना जाएगा जब वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के विषय में कोई अनुमान इंगित करता हो। अगर विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई कथन कोई अनुमान इंगित नहीं करता तो उसको आप इस संदर्भ में स्वीकृति नहीं कह सकते। इज दैट क्लियर कल्पना? जी सर। और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा
और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन पश्चात वर्णित हैं। तो जो अगली धाराओं में जो व्यक्ति बताए गए हैं, जो परिस्थितियां बताई गई हैं, केवल उन व्यक्तियों द्वारा और उन परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया कथन, और वो कथन कैसा होना चाहिए? वो कथन होना चाहिए कि वो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के विषय में कोई अनुमान इंगित अवश्य करता हो। अगर वो अनुमान इंगित नहीं कर रहा है विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के विषय में, तो वो कथन स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा। धारा 15 में कोई संदेह किसी किस्म का? भाई आगे बढ़े। अब धारा 16 बता रहा है, धारा 16 कह रहा है कि एडमिशंस बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और ही एजेंट, कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। धारा 16 बात कर रहा है कि जो कार्यवाही के पक्षकार हैं, कार्यवाही के पक्षकार कौन होते हैं? एनु सामान्यतः किसी कार्यवाही के पक्षकार कौन होते हैं? वादी और प्रतिवादी। बिल्कुल। सामान्यतः किसी वाद में दो पक्षकार माने जाते हैं, वादी और प्रतिवादी। उनकी संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। मतलब वादी एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी भी एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। लेकिन मूलतः जो पक्षकार वाद के माने जाते हैं वो वादी और प्रतिवादी ही माने जाते हैं। ठीक है जी सर। क्या समझे? यही है कि दोनों पक्ष, मतलब किसी भी प्रोसीडिंग के जो दोनों पक्षकार हैं, वो जो भी स्टेटमेंट दे रही है उस स्टेटमेंट को वो मतलब अगर देखा जाए सेक्शन 15 से मौखिक दे, इलेक्ट्रॉनिक दे या किसी डॉक्यूमेंट, तो वो जो है वो उनको स्वीकार किए जाएंगे, या उसके जो एजेंट के, उनके एजेंट के द्वारा भी जो दिया गया है कार्यवाही के दौरान, तो वो एडमिसिबल है। जी देखते हैं 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। ये कह रहा है कि वे कथन स्वीकृतियाँ हैं जिन्हें कार्रवाई के किसी पक्षकार ने किया हो या ऐसे किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के ऐसे अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता हो। ठीक है। उपधारा 1:16 की ये कहती है कि या तो वो कथन किया हो किसने, वाद के पक्षकार के द्वारा किया गया हो, या सेकेंडरी वाद के पक्षकार के किसी एजेंट के द्वारा किया गया हो, और एजेंट वैसा होना चाहिए जिसे न्यायालय जो है ये मानता हो कि इस व्यक्ति को विवक्षित रूप से या अभिव्यक्त रूप से ऐसा कथन करने के लिए इसके मास्टर के द्वारा ऑथराइज किया हुआ है। मास्टर कौन हुआ? एजेंट का, जो मूलतः पक्षकार है वाद में। कल्पना क्लियर है? अब सब सेक्शन 2 इसका कह रहा है स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टी टू सूट सुइंग और sued in representative character are not admissions unless they were made while the party making them held that character। ये कह रहा है कि वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रातिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों या जिन पर प्रातिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, तब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनकी करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियाँ नहीं हैं।
जी, क्या बता दिया उपधारा 2 के क्लॉज 1 में, क्लॉज फर्स्ट में क्या बता दिया? क्या समझ आया कल्पना इससे? सर ये है कि जो उस वाद के पक्षकार हैं और जो एक रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं उनको तब तक मतलब ये ना उनकी हैसियत में बात आ जाती है, मतलब उनका जो कथन है जो भी है वो तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उनका उस स्टेटमेंट में या उस कार्यवाही में उनका नाम शायद मतलब नाम ना हो, तब तक उनका मतलब अगर उनका कही हुई स्टेटमेंट है वो मानी नहीं जाएगी। देखिए, प्रातिनिधिक हैसियत से वाद लाया जाना और प्रातिनिधिक हैसियत से के द्वारा दो पक्षकार हमने देखे, वादी देखा, प्रतिवादी देखा। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट कहते हैं कि जहां मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोगों का सेम फंडा है, सेम उनका मामला है, तो 100 लोगों को वादी ना बना के एक प्रातिनिधिक, एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर दिया जाता है। उन 100 लोगों की तरफ से किसी एक व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया जाता है कि आप हमारी तरफ से वाद लड़ें। इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसी प्रकार अगर किसी पर कोई प्रतिवादी है और वहाँ प्रतिवादियों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो प्रतिवादी भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब तो आप समझ रहे हैं, प्रतिनिधि। क्या समझे? तो वो कह रहा है कि वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधि हैसियत में वाद ला रहे हों, यानी कि जिनकी हैसियत क्या है, भाई अकेला मैं पक्षकार हूँ तो मैं अपने भले बुरे के लिए कोई एडमिशन कर दूँ तो वो एडमिशन मेरे ऊपर लागू रहेगा। लेकिन जब आप रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से वाद ला रहे हो तब आपका कथन यहाँ ये बताया है कि क्या होगा कि वाद के ऐसे पक्षकार द्वारा जो प्रातिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों या जिन पर प्रातिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियाँ नहीं हैं। अगर उन रिप्रेजेंटेटिव जिन 100 लोगों का, उदाहरण के तौर पे मैं 100 लोग बता रहा हूँ, वो 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, वो 150 भी हो सकते हैं, संख्या कुछ भी हो सकती है। तो यदि उन लोगों ने जो जिनके प्रतिनिधि के तौर पे आप वाद ला रहे हैं, यदि उन्होंने आपको ऐसी हैसियत प्रदान की है कि भाई हमारी तरफ से ये जो कहेगा इसकी बात से हम इत्तेफाक रखेंगे, जो इसने हमारे लिए कर दिया हम उसके लिए सहमत हैं, तो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसी हैसियत धारण करते हैं तो आपकी एडमिशन मानी जाएगी, और यदि आप ऐसी हैसियत में नहीं हैं तब आपके द्वारा किया गया कथन क्या है, एडमिशन नहीं होगा। कल्पना, कुछ समझ आई बात? हाँ सर, थोड़ी पहले पढ़ी है। अच्छा, एक बार दोबारा इसे 2 के पहले पार्ट को एक बार पढ़ लो, पढ़ के बताओ। और बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना गंभीर मामला नहीं है कि समझ ना आए। आप पढ़िए एक बार कल्पना इसको। जी सर। वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हैं या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, ये कथन जब तक वे कुछ समय ना किए हो जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता है। जी, एनु कुछ क्लियर हुआ भाई? एनु? जी सर। तो इसका मतलब ये समझे कि जो मतलब एक प्रोसीडिंग चल रही है, सपोज चल रही है, और अगर उस प्रोसीडिंग में जब तक हमारा नाम ना हो तो हम उस मतलब हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट तो मतलब स्वीकृत नहीं होगा। यानी हमारे उस प्रोसीडिंग में कोई हैसियत नहीं है तो हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट या कथन जो भी है माना नहीं जाएगा। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव सूट है। रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत से लोगों को, उसे यदि ये हैसियत दी हुई है उन लोगों ने कि भाई आपके कथन को हम, जैसा आप वहाँ
जो आपका कथन होगा उसको हम ऑनर करेंगे। यदि ऐसी हैसियत में वो है बंदा तो उसका कथन तो माना जाएगा एडमिशन। और यदि वो ऐसी हैसियत धारण नहीं करता कि भाई वो केवल वहाँ केस लड़ने मात्र तक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन एडमिशन के लिए उसे ऑथराइज नहीं किया है सब लोगों ने, तो वैसी स्थिति में रिप्रेजेंटेटिव का कथन स्वीकृति नहीं माना जाएगा। हाँ, और यदि उसको ऑथराइज किया हुआ है, ये कह रहा है कि जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था। तो ये एक्सक्लूज़न दे दिया उन्होंने कि यदि वो हैसियत धारण करता था तो उसके कथन को स्वीकृति मान ली जाएगी, और यदि वो ऐसी हैसियत में नहीं था कि वो स्वीकृति कर सके तो उसका कथन स्वीकृति नहीं है। समझ आया? गॉट इट? क्लियर? आगे बढ़े। अब इसका धारा 2 का क्लोज 2 में ए और बी सब क्लोज हैं। तो ए सब क्लोज क्या कह रहा है? पर्सन्स हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर ऑफ पर्सन्स सो इंटरेस्टेड। ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं। भाई कोई वाद है और वाद में कोई संपत्ति वाद विषय वस्तु है या कोई धन विषय वस्तु है, तो वैसे व्यक्ति अगर कोई कथन कर रहे हैं जिनका उनमें हित है, जिनका उसमें या तो सांपत्तिक हित है या फिर पेक्यूनरी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वाद के पक्षकार का उस वाद की विषय वस्तु, मान लीजिए वाद की विषय वस्तु कोई ज़मीन है तो संपत्तिक हित हुआ ना, और उस ज़मीन में उसका हित है किसी पक्षकार का, और कोई धन संबंधी मामला चल रहा है और धन संबंधी मामले में कोई पक्षकार है जिसका उसमें हित है, तो उनके द्वारा किया गया कथन स्वीकृति माना जाएगा। अगला कह रहा है पर्सन्स फ्रॉम whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit। और ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है। क्या समझे? कह रहा है कि आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट्स। तो ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिनमें वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है। Persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit। क्या समझ आया? बी वाला पार्ट कुछ पल्ले पड़ा भाई? मतलब सर इसमें वाद को पक्षकार जो है जो विषय वस्तु है उसमें से उनका हित हो, सर उनके द्वारा की कथन स्वीकृति हो। ए पार्ट ने तो ये कह दिया कि उसका संपत्तिक हित है या उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, तो उसके द्वारा किया गया कथन वो क्या होगा? वो क्या होगा? एडमिशन होगा। और दूसरे पार्ट में इसके ये बता दिया कि जो व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं क्या कथन जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ हो। भाई वाद के ऐसे पक्षकार जिनसे वैसा हित प्राप्त हुआ हो, जो पक्षकारों को हित प्राप्त हुआ है, तो उन व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन भी क्या है? वो स्वीकृति है।
ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, क्या किए गए हैं, कथन किए गए हैं जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है। अब हित व्युत्पन्न होने वाली बात पे आप अटक रहे होंगे कि हित व्युत्पन्न होना क्या है। भाई जहाँ से आपको कोई इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ब्याज से नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है कि उसमें हित आपका कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। जहाँ से डिराइव्ड हुआ है, जिस व्यक्ति से डिराइव्ड हुआ है, तो उसके कथन भी स्वीकृति के तौर पर माने जा सकते हैं। क्या समझे? यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान में किए गए हैं। कुछ समझ आई? हाँ जी, बोलो भाई। यस सर। क्या क्या यस सर, बताओ। ये ना आपकी आवाज बाद में आ रही है और आपका जो वीडियो भी ना वो रुक के आवाज देर तक मतलब देर से आ रही है। अच्छा, आवाज़ कुछ डिले हो के आ रही है। जी सर, आपका मतलब आपकी बोली हुई बात वो अपनी ऑडियो को मतलब मैच नहीं कर रही, वो बाद में आ रही है। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, आपकी समस्या हल हो जाएगी। जी, अब बताइए कि ये जो धारा 16 के उपधारा 2 के क्लोज सेकंड का जो सब क्लोज बी है, ये तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ, तब आगे बढ़ते हैं। यही है कि जो इसमें पार्टीज है उनका जो अपना एक अलग मतलब किसी एक पर्टिकुलर बंदे का जो हित है वो उसका मतलब इक्वली है, इंटरेस्ट है या प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो उसकी सब्जेक्ट हाँ हाँ, जो वाद विषय वस्तु है, जो जी वाद की विषय वस्तु है, देखिए ए पार्ट तो सीधा सा सिंपल सी बात कह रहा है, आपकी समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। भाई किसी व्यक्ति का सांपत्तिक हित होगा, धन संबंधी हित होगा, तो उसके किए गए कथन जो है वो स्वीकृति माने जाएंगे। दूसरे वाला जो इसका पार्ट कह रहा है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, सपोज कीजिए कि पहले किसी वाद विषय वस्तु में पहले पिता पक्षकार थे, पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र वहाँ जो है वो पक्षकार बन गए, ठीक है। तो पिता का हित पुत्रों में वो उत्पन्न हो गया ना, डिराइव्ड। पुत्रों ने हित कहाँ से प्राप्त किया? पिता से। और यदि उस हित के रहते जब पिता के नाम संपत्ति थी, उस दौरान पिता ने कोई कथन किया था, तो वो स्वीकृति माना जाएगा। वो यही तो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, और यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान किए गए हैं, तो वे कथन स्वीकृति माने जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ जी सर, अब आ गया। भाई कल उनके जो बच्चे वहाँ पक्षकार बने पिता की मृत्यु के बाद, और पिता ने कोई स्वीकृति करी हुई है ऑलरेडी, जब वो हित पिता में था तो उस दौरान पिता के द्वारा स्वीकृति की हुई है, तो बच्चे ये नहीं कह सकते आगे जी वो तो पापा जी जाने, पापा जी ने स्वीकृति करी थी, हमने तो करी नहीं थी। तो वो कोई मना ना कर दे, इसलिए इन्होंने यहाँ घुसा दिया। जी सर, ठीक है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जी सर। जी जी हाँ जी सर। जी, चलिए। आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स तब किए जाने चाहिए जब उनका हित अस्तित्व में हो। हित समाप्त होने से उपरांत नहीं किए जा सकते, और हित एंट्री होने से पहले नहीं किए जा सकते। हित उस टाइम उनका होना चाहिए जिस वक्त वो इस प्रकार के कथन करें जो कि स्वीकृति
माने जा सकते हो। क्लियर है भाई? जी सर। सेक्शन 17 कह रहा है एडमिशंस बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। ये कह रहा है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। धारा 17 कह रहा है स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लायबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशंस इफ सच स्टेटमेंट्स would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability। ये कह रहा है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। ये कह रहा है कि वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है स्वीकृतियां हैं, यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति का दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है। अब ये जो धारा 17 है आपको एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसका इलस्ट्रेशन कह रहा है ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी। ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व कै लेता है। भाटक संग्रह का मतलब क्या है कि बी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका किराया आता है। भाटक बोलते हैं रेंट, रेंट बोलते हैं किराया, रेंट कलेक्ट करना। हाँ, तो ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी मतलब बी की प्रॉपर्टी है और बी ने ए को ये दायित्व दिया या ए ने दायित्व लिया कि भाई मैं आपके लिए किराया संग्रह करूँगा, कलेक्शन ऑफ रेंट मैं करूँगा, ठीक है। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। क्या समझे? ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए स्टेटमेंट्स बाय सी that he owed B rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies that C did not owe rent to B। अब ये कह रहा है कि ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व कै लेता है। कै द्वारा ख को सोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए कै पर ख वाद लाता है। अब कै पर ख इस बात के लिए वाद ला रहा है कि कै ने जो रेंट गे से प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं किया। क्या समझे? कै इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि गे से ख को भाटक दे था। कै मना करता है। कै कहता है कि गे पर तो ख के लिए कोई रेंट ड्यू ही नहीं था। समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? जी सर। गे द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक दे है स्वीकृति है और यदि कै इस बात से इनकार करता है कि गे द्वारा ख को भाटक दे था तो वह कै के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। अब यहाँ क्या हुआ कि ख तो मना कर रहा है कि गे पे कुछ ड्यू ही नहीं था और जो गे है वो कह रहा है कोर्ट के सामने आके नहीं जी मेरे पे तो ड्यू था। क्या समझे? और कै इस बात से इनकार कर रहा है तो यहाँ गे द्वारा जो ख को भाटक दे था तो वह कै के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। जो उसका कथन है, जो उसकी स्वीकृति है, किसकी स्वीकृति है? गे की।
गे की स्वीकृति कै के विरुद्ध सुसंगत है। समझ में आया कुछ? कल्पना, क्लियर हुआ भाई कुछ? तो 17 का जो हेडिंग है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। ठीक है, धारा 17 क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। 18 कह रहा है एडमिशंस बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। ये कह रहा वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। 18 कह रहा है कि स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स टू whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions। ये कह रहा है वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। 18 के कोने पे लिख लीजिए रेफरी। रेफरी 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 कौन होता है? जो गेम के रूल्स बताता है। और जो अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, भाई आप क्रिकेट मैच IPL चल रहे हैं, आप सभी देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में आपको 2 अंपायर तो ऑन फील्ड नज़र आते होंगे, आते हैं। एक थर्ड अंपायर भी होने लगा अब जब से ये टीवी रिप्ले वगैरह एंट्री हुए हैं। जी सर। एक मैच रेफरी होता है इनके ऊपर सबसे बॉस। ठीक है, जी सर। तो अगर कोई विवाद है तो वो विवाद मैच रेफरी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये रेफरी शब्द आप ऐसे समझाने के लिए मैंने बताया। अब यहाँ 18 के बारे में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। अब इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो इलस्ट्रेशन से आपको समझ आ जाएगी बात। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। प्रश्न ये है कि क्या के द्वारा खे को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है, ये सवाल है। तो ए सेज, ए ने कहा बी से, गो एंड आस्क सी नोज ऑल अबाउट इट, सीज स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। तो यहाँ सवाल ये है कि कै ने जो घोड़ा खे को बेचा है वो अच्छा है कि ख़राब है, कैसा है। इस बारे में खे से कै ये कहता है कि आप इस बाबत जाके गै से पूछ लो, गै बता देगा तुम्हें। गै घोड़े के विषय में सब कुछ जानता है। तो क्या किया यहाँ जो है कै ने खे को रेफ़र कर दिया गै के पास कि आप गै से पूछो। तो अब गै का जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन माना जाएगा खे के बिहाफ पे। जी सर। जो क्या नाम को व्यक्ति सर वही तो रेफरी होगा। हाँ जी, जो गा नाम का व्यक्ति है हाँ वही वो तो रेफरी होगा। वो रेफरी है, उसके पास मैटर रेफर हुआ है। थर्ड एम्पायर। नहीं, थर्ड अंपायर से भी ऊपर होता है रेफरी। हाँ, एक मैच रेफरी नाम का आइटम होता है, वो पर्दे के पीछे रहता है। बहुत बड़ा कोई विवाद हो तब मैच रेफरी के पास मामला जाता है, नहीं तो वो निपटा लेते हैं अंपायर वगैरह। तो यहाँ अब जब कै ने खे से ये कह दिया कि आप गै से पूछ लो जाके, गै सब जानता है। तो यहाँ गै का जो कथन है वो क्या माना जाएगा? यहाँ वो
बी का ही एडमिशन माना जाएगा। क्या समझे? क्योंकि खा ने का से ये कहा कि घोड़ा अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है, इस बाबत आप जाके गै से बात कर लो, गै सब जानता है। तो यहाँ गै ने अगर घोड़े की 9 अच्छाई बताई और साथ में एक बुराई भी बताई कि जी वैसे तो सब ठीक है, कभी कभी लात मार देता है, तो लात मारने वाला कथन मतलब वो 9 बात भी मानी जाएंगी एडमिशन के तौर पे, और वो 10वीं बात भी ख के द्वारा बताई गई ही मानी जाएंगी। जी क्लियर है? जी सर। जी सर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शब्बा खैर, गुड नाइट। सर